ऑलराइट जी, यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे गेम थ्योरी की, जो कि ओलिगोपली में हम लोग ओलिगोपली के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टडी करते हैं, या डिफरेंट स्ट्रेटेजिक जो सिचुएशंस होती हैं उसमें से किस तरह से जो ओलिगोपली के प्लेयर्स होते हैं, जो ओलिगोपली के मेंबर्स होते हैं, इस मार्केट के जो मेंबर होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उस थ्योरी को हम लोग कहते हैं गेम थ्योरी। गेम थ्योरी को अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया कि इसमें 4 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ठीक है, जिसको हमने प्रिजनर्स डिलेमा के थ्रू अंडरस्टैंड किया। प्रिजनर्स डिलेमा में ये होता है कि जो पुलिस होती है या जो प्रॉप कर रही होती है फोर्स, उसको पता होता है कि इन लोगों ने रॉबरी की है, 2 मुजरिम होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनसे गुलवाना चाहते हैं। तो उसमें 4 किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि दोनों कन्फेस कर लिया जाए, ठीक है, वो उनको बता देते हैं कि अगर आप दोनों कन्फेस करेंगे तो आपको ये सज़ा होगी, अगर आप दोनों साइलेंट रहेंगे तो फिर आपको कितनी सज़ा होगी। और ये भी बता देते हैं कि अगर तुम कन्फेस कर जाओ, एक को कहते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रिजनर ए को कहते हैं कि अगर तुम कन्फेस कर जाओ, तुम मान जाओ और दूसरे को इम्प्लीकेट कर दो, यानी कि दूसरे को इस चीज़ में मुलविस कर दो, तो हम तुम्हें फ्री कर देंगे और उसको 8 साल की या 20 साल की सज़ा दे देंगे। इस तरह से वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उनको ट्रैप कर रहे होते हैं। लेकिन ये 4 आउटकम्स हैं जिसमें कि ए अपना मलबा बी पे डाल दे या बी अपना मलबा ए पे डाल दे, 2 ये ऑप्शन हो गए। और तीसरा ऑप्शन ये होगा कि दोनों ही अपना अपना कसूर मान लें कि हम दोनों इन्वॉल्व थे, यानी कि दोनों कन्फेस कर लें। और चौथा केस ये होगा कि जिसमें दोनों ही ना माने, वो डटे रहें, वो रिमेन साइलेंट रहें। ये ऑप्शंस अभी तक हमने पढ़े। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिसके अंदर हम 2 प्लेयर्स लेंगे, यानी कि 2 फर्म्स लेंगे जो कि ओलिगोपली मार्केट को बना रही हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? कॉफ़ी जो होती है उसकी 2 फर्म्स हम लोग लेंगे, एक स्टारबक्स और दूसरी सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को को हम लोग SF बोलेंगे, एक SF और दूसरी स्टारबक्स। अब इन दोनों को देखेंगे कि ये किस तरह से जो हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकती हैं और डिक्रीज़ कर सकती हैं। 2 प्लेयर्स हो गए, एक SF कॉफ़ी और दूसरी स्टारबक्स, और इनके मूव्स कौन से ले सकते हैं, मीन्स की एक्शन कौन कौन से ले सकती हैं। द कॉफ़ी शॉप्स कैन आइदर एडवर्टाइज अराउंड द टाउन और नॉट, या तो एडवर्टाइजमेंट करेंगी, ठीक है, या वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगी, यानी कि या तो वो मार्केटिंग करेंगी या मार्केटिंग नहीं करेंगी। और पे ऑफ्स होते हैं इनके प्रॉफिट। पे ऑफ्स आर द प्रॉफिट दैट द फर्म विल अर्न। एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेज फर्म्स कॉस्ट बट कैन ऑल्सो इंक्रीज रेवेन्यू। अब एडवर्टाइज करें अगर फर्म्स, मार्केटिंग करें तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन उसका ये फ़ायदा भी होता है कि उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसको आगे जाके मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मेन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो सर्कल किया हुआ है, यहाँ पे उसको कह रहे हैं ये इक्विलिब्रियम है। द इक्विलिब्रियम आउटकम ऑफ द गेम या गेम थ्योरी इज दैट व्हेन द बोथ फर्म विल एडवर्टाइज, जब दोनों फर्म एडवर्टाइज करेंगी वो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इवन तो बोथ वुड बी बेटर ऑफ बाय नॉट एडवर्टाइजिंग, अगर वो दोनों एडवर्टाइजमेंट ना करें तो उनको फ़ायदा तब होता है, फिर इसके बावजूद भी वो एडवर्टाइज करती हैं। सच एन आउटकम इज अनस्टेबल सिंस ईच फर्म वुड हैव एन इंसेंटिव टू एडवर्टाइज इफ इट्स कंपेटिटर डिडंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो दोनों फर्म्स एडवर्टाइज नहीं करती तो फ़ायदा होता है उन दोनों को, लेकिन उनको एक खदशा लगा रहता है और वो आउटकम अनस्टेबल होती है, क्योंकि उसमें एक शक व शुबा होता है कि हमने तो एडवर्टाइज़ नहीं किया, खुदा न खास्ता अगर दूसरी कंपनी ने एडवर्टाइज़ कर दिया तो हमारे से ज़्यादा उनकी मार्केटिंग हो जाएगी और ज़्यादा कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे जो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। इस खदशे के पेश नज़र वो क्या करते हैं कि दोनों ही एडवर्टाइज़ करना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी दोनों ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन वो बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे होगी? एक ही प्रॉब्लम की बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। फॉर एग्जांपल अगर एडवर्टाइज कर रहे हैं तो दोनों ही एडवर्टाइज करेंगे और एडवर्टाइज का तरीका भी डेफिनेटली उनका अपना अपना होगा, लेकिन स्ट्रेटजी वो एक ही अपनाएंगे जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द टाइम बीइंग फॉर दीज 2 फर्म इज एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये आउटकम जो सर्कल हुई हुई है, ये जहाँ पे $12 उन दोनों को फायदा हो रहा है, इज नोन एज द नैश इक्विलिब्रियम, और द आउट at which neither firm has anything to gain by changing only its own strategy unilaterally। अब क्या है, सिर्फ अकेले एक फर्म अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल, इंसेंटिव मतलब कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल या गेन हासिल नहीं कर सकती खाली अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि नैश इक्विलिब्रियम एक वो कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी का जिसके अंदर ऑप्टिमल आउटकम या मैक्सिमम आउटकम जो होती है प्लेयर्स के लिए या फर्म्स के लिए तब होती है जब कोई भी इंसेंटिव ना हो, कोई इस तरह का फ़ायदा ना हो कि अपनी उस स्ट्रेटजी से, जो उनकी इनिशियल स्ट्रेटजी थी यानी कि एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजी, उससे वो डेविएट करें, उससे वो हट जाएं। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक अब दोनों फर्म्स एडवर्टाइज़ कर रही हैं, यही उनकी बेस्ट स्ट्रेटजी थी कि वो एडवर्टाइज़ करें। अब इसके अलावा उनकी कोई ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है या कोई ऐसा इंसेंटिव या फ़ायदा नहीं है
कि जो इनको नज़र आए तो वो अपने इस वाले जो स्ट्रेटजी है उससे वो हट के कोई और स्ट्रेटजी अपना लें। अभी फॉर द टाइम बीइंग उनके लिए यही बेस्ट स्ट्रेटजी है कि वो इसको एडवर्टाइज़ करें। तो इसको हम लोग कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कोई और उनको जो है बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा कि इससे हट के वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए तो उनको कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। तो उस वाले इक्विलिब्रियम को जहाँ पे मैक्सिमम ऑप्टिमम आउटकम हो फर्म्स के लिए, जो ओलिगोपोली में प्ले कर रही हूँ, ठीक है, ओलिगोपोली के अंदर हो, तो उनको हम लोग उसको कहते हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम। तो ये थी हमारी गेम थ्योरी की बात, जिसमें हमने बात की कि कॉपरेशन जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और कॉपरेशन किस तरह से मुश्किल होता है उसको हमने गेम थ्योरी के थ्रू अंडरस्टैंड किया। ओलिगोपोली का ये एक मेन प्रॉब्लम है कॉपरेशन। सो अब ये है कि वाई पीपल समटाइम कॉपरेट, लोग जो होते हैं ओलिगोपोली में वो कॉपरेट क्यों करते हैं, इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि फर्म्स दैट केयर अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट विल कॉपरेट इन रिपीटेड गेम्स रादर देन चीटिंग इन अ सिंगल गेम टू अचीव अ वन टाइम गेन। अब फर्म्स जो होती हैं वो फ्यूचर प्रॉफिट को मद्देनज़र रखती हैं। जब भी आपने बिजनेस करना है तो आपने ये देखना है कि फ्यूचर में इसका स्कोप क्या होगा, ठीक है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या बेनिफिट से जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं, इवन आप कोई डिग्री अगर ऑप्ट करते हैं, कोई डिग्री चूज़ करते हैं, तो उसका भी आप ये देखते हैं कि फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर स्कोप क्या होगा। इसी तरह अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई फर्म है, तो वो केयर कर रही होती है अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में, जो आने वाले उसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनके बारे में वो सोचती है। उसमें वो यही सोचती है कि अगर मैं बाकी फर्म्स के साथ कॉपरेट करूँ इस गेम में, ठीक है, यही जो गेम मतलब ये चार जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, अगर मैं इसको इस गेम में या इस जो ओलिगोपोली की जो फर्म का मेन मेन्यू है उसमें अगर मैं कॉपरेट करूं तो मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है, बजाय इसके कि मैं चीटिंग कर दूं इस एक सिंगल गेम में और अचीव कर लूं, मुझे फ़ायदा पहुंच जाए सिर्फ एक दफ़ा का। जब भी बच्चों आप रियल लाइफ में भी जब कोई चीटिंग करते हो, कोई गलत काम करते हो, तो उसका फ़ायदा आप एक ही दफ़ा उठा सकते हो, मतलब फॉर द टाइम बिंग आप उस चीज़ के लिए फ़ायदा मंद रहते हो, लेकिन बाद में आपको नहीं आइडिया होता कि उससे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, कितना ज़्यादा नुकसान भी आपको बियर करना पड़ सकता है, और आप अपना एतमाद खो देते हो, जिसको कि ट्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। जब आप एक दफ़ा ट्रस्ट खो देते हो तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। मेन चीज़ है कि आप अपना ट्रस्ट बहाल रखो। ट्रस्ट क्या है, अगर कोई फर्म है तो उसने कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बहाल रखना है, और अपने बाकी जो उसके मेंबर हैं जिस मार्केट में वो ऑपरेट कर रहा है उनका ट्रस्ट भी उसने बहाल रखना है कि ये हमारे साथ शाना बशाना जो है वो काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा ऑटो रिक्शा यूनियंस होती हैं, वो यूनियंस क्या करती हैं, सारे ऑटो वाले जो हैं एक दूसरे के साथ यूनियन के साथ यूनिसन के साथ काम करते हैं, इत्तेहाद में काम करते हैं। इसी तरह अगर हम व्हीकल्स को देखें, ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो हैं, ये जैसे ये लारी अड्डे होते हैं या न्याजी अड्डा जो है, इस तरह से डाइवो बस स्टैंड जो है, ये जो बस स्टैंड्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये एक यूनिसन के थ्रू काम करते हैं। एक बस फिल हुई, वो चली, उसके बाद दूसरी तीसरी, सबका एक ही सीन होता है। अब वहाँ पे ये नहीं है कि एक अलग से अपना वो 1.5 इंच की मस्जिद बना के तो अपनी जो है अलग से प्रॉफिट अर्न कर ले, ऐसा नहीं होता। आपको कोऑपरेट करना पड़ता है। क्यों? ताकि आपके फ्यूचर प्रॉफिट जो हैं वो सिक्योर हो सकें, ठीक है। आपने फ्यूचर प्रॉफिट को सिक्योर करना होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें क्या करना है, वो है पब्लिक पॉलिसीज टुवर्ड ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली एक मार्केट है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ अभी हमने उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े, फिर हमने देखा कि उसमें कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर कॉपरेशन का उसमें प्रॉब्लम आता है, उसको हल कैसे करते हैं। गेम थ्योरी के थ्रू उसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब हम देखेंगे कि पब्लिक पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है ओलिगोपोली की तरफ, ठीक है। यानी कि अब हमने देखना है कि गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं, क्या लॉ एंड लीगल एक्शंस हैं, ठीक है, जो कि ओलिगोपोली के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ये क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये क्या लिमिटेशंस हैं। और इस चीज़ को जब भी हम देखते हैं तो गवर्नमेंट कब इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट कब स्टेप इन करती है, गवर्नमेंट किसी भी मसले में तब इंटरफेयर करती है जब उसको लगे कि ये सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। सबसे पहले उसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अगर तो इकॉनमी का उसमें फ़ायदा है तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको अलाउ करती है। अगर गवर्नमेंट को लगे कि इसमें लोगों के लिए नुकसान है, प्रॉब्लमेटिक है, तो क्या करती है, गवर्नमेंट स्टेप इन करती है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और उसको हल करने की कोशिश करती है। इसी तरह से जब ओलिगोपोली का प्रॉब्लम देखने में आता है तो गवर्नमेंट स्टेप इन करती है, उसको ऐसा लगता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल और दिस इज़ अनडिज़ायरेबल, ठीक है।
क्योंकि इसमें प्रोडक्शन को जितनी मांग होती है उससे कम रखा जाता है ताकि चीज़ें नायाब रहें, चीज़ें कम अवेलेबल हों, ठीक है, यानी कि लो प्रोडक्शन की जाती है और प्राइस इसमें हाई सेट की जाती है। नॉर्मल जो मार्केट प्राइसेस होती हैं उनसे हाई सेट की जाती है, ऑब्वियसली मोनोपोली से कम होती है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। लेकिन मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं जो कस्टमर्स के लिए रीज़नेबल होती हैं, उन रीज़नेबल प्राइसेस से ज़्यादा हाई सेट की जाती हैं ताकि प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया जा सके। अब गवर्नमेंट का यहाँ क्या काम होता है, गवर्नमेंट इस तरह से इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है, वो ये कोशिश करती है कि फर्म्स जो हैं वो ओलिगोपली का जो कॉपरेशन है, जो इलीगल कलीजन वगैरह ये करते हैं, इलीगल एग्रीमेंट करते हैं, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, उसको ख़त्म करके कंपटीशन को लाया जाए। जब भी कंपटीशन होगा फर्म में या मार्केट में तो वो बेनिफिशियल होगा आम जनता के लिए, ठीक। Cooperation among oligopolists is undesirable from the standpoint of society as a whole because it leads to production that is too low and the prices that are too high। क्यों ये अनडिज़ायरेबल है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि प्रोडक्शन जो होती है वो टू लो होती है, कम रखी जाती है और प्राइसेस हाई सेट की जाती हैं। टू मूव द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज क्लोजर टू द सोशल ऑप्टिमम, सोशल ऑप्टिमम मीन वही इक्विलिब्रियम। पॉलिसी मेकर्स क्या करती हैं, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर शुड ट्राई टू इंड्यूस फर्म्स, वो फर्म को इंड्यूस करने की कोशिश करती हैं, इन्फोर्स करने की कोशिश करती हैं जो कि फर्म्स ओलिगोपली में होती हैं, द फर्म्स इन एन ओलिगोपली टू कम्पीट, ताकि वो कम्पीट करें, कंपटीशन में आए, रादर देन कॉपरेट, कॉपरेशन की बजाय वो कम्पीट करें, कंपटीशन में आए। लेट्स कंसिडर हाउ पॉलिसी मेकर डू दिस। अब हमने यहाँ तक ये बात की कि पॉलिसी मेकर इस तरह से करते हैं, वो फॉर्म्स को इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब वो किस तरह से इंड्यूस करते हैं, क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं, उसके लिए एंटी ट्रस्ट लॉज बनाए जाते हैं। एंटी ट्रस्ट लॉज दो तरह के हैं जो कि ओलिगोपली का कॉपरेशन ख़त्म करने के लिए और कंपटीशन को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। वो पहला कौन सा है? पहला है शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1890 और दूसरा है क्लेटन एक्ट ऑफ 1914। ये दो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, ये इस कॉपरेशन को इलीगल करार देते हैं, ठीक है, वो इसको लीगल नहीं समझते और जो भी काम ट्रेड को रोकने के लिए और कोशिश की जाए कि मोनोपोली को स्टेबलाइज किया जाए या मोनोपोली की अटैम्प्ट की जाए मार्केट के अंदर या ओलिगोपोली का कॉपरेशन मेंटेन किया जाए, उसको हम लोग इलीगल करार दे देते हैं। जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो लोग उसको इलीगल करार देते हैं, किसके थ्रू? एंटी ट्रस्ट लॉज के थ्रू। और वो एंटी ट्रस्ट लॉज कौन कौन से हैं? शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1890 और क्लेटन एक्ट 1914। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एक्ट्स हैं और कौन से दो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, ठीक है। इन लॉज का बेसिकली उन एक्ट्स को जो एक्शन लिए जाते हैं ट्रेड को रोकने के लिए, ट्रेड को रिस्ट्रेन करने के लिए, मींस ट्रेड को प्रिवेंट करने के लिए, और कोशिश ये की जाती है कि मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट की जाए, उस सूरत हाल को रोकने के लिए एंटी ट्रस्ट लॉज यूज़ होते हैं। और वो ये दो तरह के एंटी ट्रस्ट लॉज हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपने ज़रूर याद रखना है। अब ये जो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं जिसके थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं ओलिगोपोली का कॉपरेशन जो कि इलीगल होता है, ठीक है, इसके अलावा मोनोपोली की सिचुएशन को, ये एंटी ट्रस्ट लॉज की पॉलिसीज जो होती हैं ये पॉलिसी मेकर बनाते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। अब इनमें कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं जो कि एंटी ट्रस्ट लॉ को अपोज करती हैं। अब वो कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं, या कंट्रोवर्सीज मीन्स को डिसएग्रीमेंट्स हैं, लोग उससे डिसएग्री करते हैं, किन किन बेसिस पे, वो अब हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है सेग्रीगेशन की। एंटी ट्रस्ट लॉ कौन कौन से एक्शंस को, कौन कौन से जो स्टेप्स हैं अगर फर्म्स ले रही हैं उनको ये समझता है कि इलीगल है, उसकी सेग्रीगेशन होनी चाहिए। कुछ स्टेप्स इस तरह के होते हैं जो कि मार्केट में लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कंट्रोवर्सीज इनकी आ जाती हैं। डिसएग्रीमेंट उस चीज़ पे आता है कि किस टाइप के, किस काइंड के बिहेवियर जो हैं वो एंटी ट्रस्ट लॉ समझता है कि इनको रोकना चाहिए, ठीक है। सो over time, much controversy has centered on what kinds of behavior the antitrust laws should prohibit. ठीक है, कौन से बिहेवियर्स ऐसे हैं जिनको रोका जा सके। सो मोस्ट रिव्यूअर्स एग्री दैट प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट्स अमंग कंपीटिंग फर्म्स शुड बी इलीगल। जो प्राइस फिक्स कर लेते हैं कंपीटिंग फर्म्स के, हम लोग मिल के, जैसे स्टारबक्स है और सैन फ्रांसिस्को है, वो मिल के क्या कहते हैं कि हम लोग अपनी कॉफ़ी जो है इस प्राइस पे सेल करेंगे। तो ये क्या है, ये जो प्राइस फिक्सिंग होती है, ये वाले जो एग्रीमेंट होते हैं फर्म्स के दरमियान, इसको इलीगल होना चाहिए। येट antitrust policies sometimes may not allow business practices that have possibly positive effects or whose effects are not obvious.
अब वो ये कह रहे हैं इसके बावजूद एंटी ट्रस्ट पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की होती हैं जो कि सम टाइम इस तरह की बिजनेस प्रैक्टिसेस को या बिजनेस कॉपरेशन को भी अलाउ नहीं करते, जिनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या जिनके इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो इतने ऑब्वियस नहीं होते कि वो नेगेटिव होंगे ही होंगे। अब वो कौन कौन सी हैं वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ दैट बिहेवियर्स, ठीक है, जो कि अलाउ नहीं किए जाते या जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट देखने में आता है। अब उसकी ये एग्जांपल्स हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ठीक है, एक ये है, दूसरी है प्रीडेटरी प्राइसिंग एंड देन द थर्ड वन इज डाइंग। अब इनको बारी बारी हम देख लेते हैं कि इनसे क्या मुराद है। ये वो कंट्रोवर्सीज हैं, वो डिसएग्रीमेंट्स हैं जो कि देखने में आते हैं और उनकी ये एग्जांपल्स हैं। वो कौन कौन से डिसएग्रीमेंट? पहला है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस और फेयर ट्रेड जिसको बोलते हैं। अब ये तब सिचुएशन देखने में आती है जब सप्लायर्स जो होते हैं या होल सेलर्स जो होते हैं जहाँ से थोक का सामान वगैरह मिलता है, अब वो क्या रिक्वायर करते हैं रिटेलर से, जो एंड सेलर्स होते हैं। रिटेलर्स वो होते हैं जो एंड पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सप्लायर्स वो होते हैं जो थोक का सामान लेके आते हैं और आके रिटेलर्स को देते हैं, शॉप वालों को, फिर शॉप वाले आगे आम जो कस्टमर्स होते हैं उनको सेल करते हैं। सो सेल प्राइस मेंटेनेंस ये फेयर ट्रेड होती है और ये तब देखने में आती है व्हेन सप्लायर्स लाइक होल सेलर्स रिक्वायर रिटेलर टू चार्ज अ स्पेसिफिक अमाउंट। वो ये रिक्वायर करते हैं कि रिटेलर जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करें। तो यहाँ पे वो एक तरह से ठीक होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सप्लायर जो होते हैं वो बल्क में चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं रिटेलर्स को, जिससे रिटेलर को फ़ायदा होता है, उनको चीज़ सस्ती मिलती है। लेकिन जब रिटेलर आगे चीज़ें सेल करते हैं वो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट इस तरह से सेल करते हैं, यानी कि वो बल्क में या थोक के हिसाब से, ज़्यादा हिसाब से जो है डज़न के हिसाब से चीज़ें सेल नहीं कर रहे होते। इसलिए प्राइस जो है थोड़ी हाई सेट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉफिट मेंटेन हो सके, जो रिटेलर हैं उनको भी कोई प्रॉफिट मिल सके। तो ये रीसेल प्राइस मेंटेनेंस का एक प्रॉब्लम जो है, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी देखने में आती है एंटी ट्रस्ट पॉलिसी में। और दूसरा है प्रीडेटरी प्राइसिंग। अब प्रीडेटरी प्राइसिंग में ये होता है जब कोई बहुत बड़ी फर्म या कंपनी जो है अपनी प्राइसेस कम कर देती हैं, अपने प्रोडक्ट्स की डिस्काउंट वगैरह ऑफर करती हैं, सेल करती हैं या वैसे कम कर देती हैं ताकि वो अपने कंपेटिटर्स जो हैं, जो उनके साथ compete कर रहे हैं, जिनका उनके साथ मुकाबला हो रहा है, उनसे अपना जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्राइस की बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें और कंपेटिटर की तरफ उनके कस्टमर्स कम जाएं, ठीक है, या कंपेटिटर की तरफ कस्टमर्स के जाने को वो रोक सकें। वो रोकने की एक स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करते हैं कि वो अपनी प्राइस डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि सारे कस्टमर्स हमसे परचेज़ करना शुरू कर दें। आपने देखा होगा कि अगर एक बड़ा ब्रांड जो है वो डिस्काउंट ऑफर करता है तो देखा देखी बाकी सब भी डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो हमारा कस्टमर हमारी प्राइस हाई होने की वजह से उधर जाएगा दूसरे ब्रांड की तरफ जिसने डिस्काउंट ऑफर किया है, तो ऐसा ना हो, हमारा कस्टमर हमारे पास ही रहे और हम भी अपनी प्राइस को कट कर देते हैं। सो ये प्रीडेटरी प्राइस का एक तरह से कस्टमर के लिए तो फ़ायदा है अगर कोई फर्म प्राइस लो कर रही है और दूसरी फर्म को हार्म कर रही है ताकि वो इस कंपटीशन से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि सारे कस्टमर उसने अट्रैक्ट कर लेने हैं जिसने प्राइस कम की। तो ये एक चीज़ नेगेटिव है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अगर देखा जाए पब्लिकली, ठीक है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इससे कम हो जाता है। कंपटीशन इस तरह से कम हो जाता है, बाकी जो हाई प्राइस सेटर्स होंगे वो उस कंपटीशन से निकलते जाएंगे हाई प्राइस होने की वजह से, ठीक है। तो कस्टमर सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, वो एक ओलिगोपोली की सिचुएशन क्रिएट करने का खदशा हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे एक जो है वो देखने में आता है एंटी ट्रस्ट लॉ की कंट्रोवर्सी। सो इसको इलीगल समझा जाता है जो प्रीडेटरी प्राइस है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स को तो फ़ायदा हो रहा होता है क्योंकि उनको चीज़ सस्ती मिल रही होती है, ठीक है। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको ये बेनिफिट मिलता है। अब टाइम है। अब टाइम में क्या होता है, अक्सर आपने देखा कि जब रमज़ान वगैरह होता है या वैसे कभी कोई ऑफ़र आती है, उसमें ये होता है कि केचप की बोतल के साथ आपको चाट मसाला फ्री मिल रहा है। कभी कभी इस तरह देखने में आता है ना। वो क्या है, वो एक टाइम होती है कि एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट आपने टाई कर दिया और 2 प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हो एक सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस में। Time means when a firm offers 2 or more of its product together at a single price rather than separately.
सेपरेटली मीन अलग अलग उनको सेल करने की बजाय क्या करती है फर्म, दो प्रोडक्ट अपने अटैच करके जो है वो एक साथ एक ही प्राइस में बेचना शुरू कर देती है, ऑफर करना शुरू कर देती है। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी ये होता है कि कस्टमर जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो कस्टमर जब एक फर्म की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कंपटीशन से बाहर निकलेंगे, दूसरी फर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो एंटी ट्रस्ट जो है या पब्लिक जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि सोसाइटी को इससे बेनिफिट हो रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं, डिसएग्रीमेंट्स पाए जाते हैं लोगों के और एंटी ट्रस्ट पॉलिसी के माबैन। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स थी। या अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं जो कि एंटी ट्रस्ट लॉज में या एंटी ट्रस्ट जो हमारे पास आता है पॉलिसी उसके ऊपर देखने में आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी हैं। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, प्रीडेटरी प्राइसिंग एंड टाइम। ठीक है, और पब्लिक पॉलिसी का अगर पूछा जाए कि टुवर्ड्स द ओलिगोपली, तो वो आपको पता होना चाहिए एंटी ट्रस्ट लॉज हैं और 2 टाइप्स के एंटी ट्रस्ट लॉ हैं, शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट, ठीक है, और इसके अलावा क्लेटन एंटी ट्रस्ट एक्ट या क्लेटन एक्ट 1914। ठीक है, तो इनको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे चैप्टर की समरी है, जिसमें हम लोग इसके मेन आइडियाज़ को देखेंगे। ठीक है, आप इस समरी को एक दफ़ा जो है वो ओवरव्यू कर लीजिएगा। Alright, have a glance on this summary, and definitely this chapter is now closed, or we will going to start the next chapter, and the name of the next chapter is monopolistic competition. Thank you so much for your patience and for your concentration. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।